स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 15 आपका इस बार के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको अभी नहीं बनाएंगे, बाद में बना देंगे जब सारी बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी, कि अगर फ्यूचर में उसे पढ़ना पड़े तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सीधा चैप्टर नंबर 16 को पढ़ेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहले की सारी वीडियोज़ आप लोग आपके लिए अपलोड है, तो आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके इसको देख सकते हैं। 9th क्लास के भी सारे चैप्टर्स पे जल्द ही बना दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारे चैप्टर का नाम है नालंदा। नालंदा एक यूनिवर्सिटी थी जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय था ये। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो सवाल जवाब है उनको करके देखेंगे। ये आज के दौर की तस्वीर है नालंदा यूनिवर्सिटी की। आप लोग अगर चाहें यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़ी होती हैं उन्हें देख सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी थी, क्या थी, तो वहाँ आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बारे में कुछ अफवाहें भी हैं, कुछ बातें भी हैं, वो तो आप लोग खुद बेहतर समझते हैं कि क्या चीज़ सही होगी और क्या चीज़ गलत। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज से तकरीबन 1500 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 ख़ास मरकज़ थे, यानी 3 ख़ास जगहें थी जहाँ पे आला तालीम दी जाती थी। इस तरह से है ना, 3, जैसे आज आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, जिसे हम लोग जवाहरलाल यूनिवर्सिटी बोलते हैं, या आपकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, अलग अलग तालीमी इदारे हैं। इसी तरह से कहते हैं पहले ज़माने में 3 ख़ास मरकज़ थे, यानी 3 मेन इदारे हुआ करते थे। एक का नाम था तक्षशिला, दूसरे का नाम था नालंदा और तीसरे का नाम था विक्रमशिला। ठीक है, तो अब बताते हैं इन्हें महाविहार कहा जाता था, यानी इनको क्या कहते थे। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं इसी तरह से इनका नाम क्या हुआ करता था, महाविहार हुआ करता था। ठीक है, आज की बड़ी यूनिवर्सिटियों की तरह इन इदारों में भी दूसरे मुल्कों से तालिबे इल्म आया करते थे। तालिबे इल्म किसे कहा जाता है, स्टूडेंट्स को, है ना, यानी दूसरे मुल्कों से लोग आया करते थे यहाँ पढ़ने के लिए। जैसे अगर आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएँ तो वहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज़ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ बुद्ध मज़हब और फ़लसफ़े की तालीम के लिए बड़े काम किए गए। यानी यहाँ पे कौन से मज़हब की हम कह सकते हैं जो मतलब कौन सा मज़हब यहाँ पे माना जाता था, किस मज़हब की ज़्यादा पढ़ाई होती थी, तो वो बुद्ध मज़हब था। ठीक है, जिसके गौतम बुद्ध आए, है ना, उस मज़हब को यहाँ पे पढ़ा जाता था और उसी की तालीम दी जाती थी। इसके अलावा फ़लसफ़े की भी थोड़ी बहुत बात होती थी, फ़िलॉसफ़ी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इन तीनों महाविहारों में नालंदा सबसे ज़्यादा अरसे तक, यानी कि तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा। यानी कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ बनी नहीं, चल पाई, या कुछ और वजह से वो इदारे ख़त्म होते चले गए, लेकिन इन इदारों में सिर्फ एक नालंदा ऐसा इदारा था जो बहुत साल तक रहा, यानी 8 बरस तक रहा। ठीक है, 800 बरस, सॉरी। ठीक है, इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन ने क्या करा, अब यहाँ पे बताते हैं कि देखिए तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर सहिया ह्यूंग सॉन्ग की शख्सियत नुमाया है। यानी इस पर अलग अलग मतलब बड़ी बड़ी पहुँची शख्सियतों ने भी तालीम हासिल की है। ठीक है, इसके बाद बताते हैं इसकी तालिबे इल्मी का दौर कब से कब तक रहा है, 629 से लेकर 645 ईस्वी तक रहा है। यानी कि इसका जो ज़माना माना जाता है, जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि भाई आप कब पैदा हुए, आप बताते हो मैम हम 2000 में पैदा हुए या 2001 में पैदा हुए, फिर हम पूरा लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही बताते हैं कि ये इस तरह से इसमें शुरुआत हुई और यहाँ जाके इसका एंड हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके एंड पर लेके भी बहुत सारी बातें हैं कि पता नहीं कैसे कैसे हुआ है, गॉड नोज़ बेटर, क्या सच है क्या झूठ। चलिए आगे चलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई, यानी कि 450 ईस्वी के आसपास इसे बनाया गया। इस ज़माने में मगध रियासत क्या थी, कायम थी। ठीक है, ये मगध जो है आपने SST में पढ़ा होगा 6-7 क्लास में कि मगध रियासत हुआ करती थी। ठीक है, जो यहाँ पे मगध रियासत थी, तो उसके कौन से ख़ानदान इस वक्त हुकूमत कर रहा था, पुरगुप्त ख़ानदान जो है वो कौन सी हुकूमत कर रहा था। ठीक है, इस ख़ानदान के कई राजाओं ने नालंदा की तरक्की के लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए थे। देखिए, मुंह खोल देना का मतलब क्या होता है कि दरवाजे खोल देना, मुंह खोल देना, कि भाई आप लोग आके यहाँ से सामान, पैसा, जो भी आपको अखराजात हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मुहावरा होता है मुंह खोल देना, यानी खुले दिल से कह देना कि जो भी आपको चाहिए आप आके ले जाएं बेधड़क, कोई चिंता, टेंशन, परेशानी की बात नहीं है। विक्रमादित्य दोम
ने कई विहारों के अलावा लाइब्रेरी भी तामीर करवाई, यानी कि जो लाइब्रेरियाँ थी उनकी भी तामीर की गई, यानी उनकी भी बुनियादें रखी गई, बनवाई गई, इमारतें बनवाई गई। किसके लिए? लाइब्रेरी के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे बहुत सारी किताबें हों। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो लाइब्रेरी हुआ करती थी पहले ज़माने में, वहाँ पे ट्रांसलेशन के काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से होते थे। एक ज़बान से किताब दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट की जाती थी, जिसे हम कहते हैं तर्जुमा करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वीं सदी तक इस इदारे ने बहुत शोहरत हासिल कर ली थी, यानी कि ये बहुत फेमस हो गया था, लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे थे पढ़ने के लिए। यहाँ देखिए लिखा है, दूर दराज के कई मुल्कों से तुलबा आया करते थे, है ना। पाल राजाओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी की तरक्की में ख़ासी दिलचस्पी ली, यानी उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने भी इस पे खूब दिल खोल के काम किया, खूब पैसा दिया कि इस यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा किया जा सके। मशहूर चीनी सैयाह, यानी कि जो मशहूर चीनी सैयाह थे उनका क्या नाम था? इत्संग, ने भी 10 बरस तक यहाँ तालीम हासिल की थी। ठीक है, सैयाह किसे कहते हैं? टूरिस्ट को कहा जाता है ना। तो जो मशहूर चीनी सैयाह थे, क्या नाम था उनका? इत्सिंग, उन्होंने भी यहाँ पे 10 साल तक अपनी तालीम हासिल की थी। ठीक है, आगे बताते हैं। उस वक्त यहाँ तकरीबन 8,500 तलबा और 1,510 असातिज़ा मौजूद थे, यानी इतने स्टूडेंट थे और इतने टीचर्स थे। ठीक है, यहाँ तालीम के 18 शोबे थे, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट थे। कितने डिपार्टमेंट थे? 18 डिपार्टमेंट थे, है ना। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, जिसका कुछ का यहाँ पे नाम भी आपको दिया गया है। कहते हैं उनमें बुद्ध फ़लसफ़ा, ठीक है, संस्कृत और पाली ज़बान व अदब, क़वायद कहते हैं ग्रामर को, तिब कहते हैं डॉक्टरी को, मेडिकल को मुसव्विरी कहते हैं, जो आपकी चित्रकारी करते हैं ना, पेंटिंग जिसमें आप चेहरे बनाते हैं, है ना, उसको कहा जाता है मुसव्विर। और फिर आपके फ़नून लतीफ़ा वगैरह की तालीम दी जाती थी। ठीक है, तो आपको पता चल गया। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, कुछ के यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर दिए गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में तलबा की तालीम और उनके रहने और खाने का मुफ्त इंतज़ाम था, यानी कि अब आप सोच सकते हैं उस ज़माने में भी बच्चों के लिए हॉस्टल हुआ करता था और खाने पीने का फ्री में इंतज़ाम था। मुफ्त का क्या मतलब है? फ्री, कि जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा वो यहीं रहेगा, यहीं खाएगा पिएगा। अच्छा, इससे एक फ़ायदा और भी होता था बेटा, कि बच्चा सुबह से लेके शाम तक जब स्कूल में रहेगा, कॉलेज में रहेगा, तो वो एक सीक्वेंस से चलेगा, है ना। सुबह से लेके शाम तक की उनकी सारी पढ़ाई लिखाई चलती रहती थी, कभी एक्सरसाइज, कभी योगा, है ना, कभी पढ़ाई, कभी अदर एक्टिविटीज़। तो मतलब ये है कि उनके साथ मतलब सारा दिन लगे रहते थे। जैसे अब हम आजकल हैं, स्कूल से आके अब हम सोएं, कुछ भी करें, कोई मसला नहीं, वहाँ पे पूरा एक शेड्यूल होता था, पूरा 24 घंटे का। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिले का कायदा ये था, यानी अब जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एडमिशन का क्या प्रोसेस था, तो बताते हैं कि सदर दरवाजे पर, सदर दरवाज़ा किसे कहा जाता है? मेन गेट, है ना। जो यूनिवर्सिटी का मेन गेट था, जो सबसे बड़ा गेट था, वहाँ पे उसे कहते हैं सदर दरवाजे पर। कहते हैं कौन थे? 2 पंडित मौजूद होते थे, ठीक है, जो उम्मीदवारों की तालीमी लियाकत का इम्तिहान लेते थे। यानी जो सामने उम्मीदवार आया, उम्मीदवार किसे कहते हैं? कैंडिडेट को। जो कैंडिडेट आया है एडमिशन लेने के लिए, उसकी तालीमी लियाकत देखते थे कि भैया उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है उसकी, उसका इम्तिहान लिया जाता था, टेस्ट लिया जाता था, जैसे आप लोग का एंट्रेंस टेस्ट होता है उस तरह से। उसके बाद ही उसे दाखिले की इजाज़त मिलती थी। अगर उन्हें लगता था कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे काबिल है, हम दे सकते हैं एडमिशन, तभी उसको एडमिशन दिया जाता था, अदरवाइज़ उसको एडमिशन नहीं दिया जाता था। अब तक की खुदाई से ये वाज़ेह हो चुका है, यानी अच्छा ये चीज़ जो है ज़मीन के अंदर दब चुकी थी, अब इसको खुदाई कर करके निकाला जा रहा है। तो कुछ चीज़ें ही इस तरह से निकलनी, जैसा कि अभी हमने वीडियो के शुरू में देखा था। तो कहते हैं अब तक की खुदाई से ये वाज़ेह हो चुका है कि इस ज़माने में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की इमारत 2 मंजिला थी, यानी कि यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल था उसकी इमारत कितनी थी? 2 फ्लोर की थी, 2 मंजिला थी। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं तलबा के रहने के लिए छोटे और बड़े कमरे थे। खुदाई के दौरान किताबों की अलमारियाँ और पत्थर की चौकियाँ भी मिली हैं, यानी कि पत्थर की जो चौकी वगैरह होती है ना बैठ के पढ़ने के लिए, जैसे आजकल हम लोग लकड़ी की चौकी इस्तेमाल करते हैं, तो वह पहले ज़माने में पत्थर की चौकी वगैरह मिली थी। क्योंकि देखिए जो पत्थर वगैरह की बनती थी वो क्या होती थी? लाइफ टाइम होती थी, वो इतनी जल्दी टूटती या सड़ती या गलती नहीं थी, है ना। और आजकल जैसे हम लोग लकड़ी वगैरह की बनाते हैं, अब तो लकड़ियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं। पहले इतनी अच्छी लकड़ी नहीं होती थी, तो उसमें घुन लग जाना या अलग तरह से कीड़े वगैरह लग जाना, तो थोड़ी सी परेशानी का बाइस रहता था वो। आगे चलते हैं।
तो बताते हैं आंगन में कुएं का भी पता चला है, यानी कि पता चला है कि पानी के लिए कुएं की सहूलियत थी। कुएं से पानी निकालो, पियो, नहाओ धो, जो करना है वो आप कर सकते थे। यूनिवर्सिटी चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी एक मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। यानी अगर हम बात करें तो लंबाई में वो 1 मील थी और चौड़ाई में बात करें तो वो आधा मील थी। इस तरह से चारों तरफ से, अब अंदर अलग अलग इमारतें जो भी हैं, जिस हिसाब से दरवाज़ा होगा उस हिसाब से अंदर इमारतें बनी थी। अब इस बिल्डिंग के आने के लिए जो मेन दरवाज़ा होता था उसे सदर दरवाज़ा कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं यहाँ 8 बड़े हॉल, 300 छोटे छोटे क्लासरूम, 3 लाइब्रेरियाँ मौजूद थी। यानी कि अब जिसे आज आप लोग लैब बोलते हैं ना, इंग्लिश लैब, हिंदी लैब, साइंस लैब, फलानी लैब, है ना। तो कहते हैं कि यहाँ पे 8 बड़े बड़े हॉल थे। ठीक है, इसके अलावा क्लासरूम थे 300 छोटे छोटे, और इसके अलावा आपके लैब्स भी हुआ करती थी। आगे बताते हैं, चितिया मंदिर के जो खंडहर मौजूद है उनकी ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक है, यानी कि जो अब वहाँ पे खंडहर मौजूद है, मंदिर वगैरह बने हुए थे, तो उनकी ऊंचाई भी 20 मीटर है। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इमारत कितनी अजीमुशान रही होगी। यानी इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमारत कितनी अपने ज़माने में खूबसूरत रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के मशरिक़ और मगरिब में 2 सदर दरवाजे थे, जिन पर, अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए आप लोग, कि जो आपकी पूरी इस तरह से इमारत थी, ये पूरी चारों तरफ से घिरी हुई थी ऊंची ऊंची दीवारों से। इसके बाद एक सदर दरवाज़ा मशरिक़ में और एक मगरिब में, यानी एक ईस्ट में और एक वेस्ट में 2 सदर दरवाजे हुआ करते थे। ठीक है, तो कहते हैं 2 सदर दरवाजे थे जिन पर बुद्ध, देवी तारा और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें थी। ठीक है, यानी कि जिसमें उनके जो बुद्ध मज़हब के देवी देवता थे, जैसे हिंदू मज़हब के देवी देवता हैं, उन्हीं की तरह बुद्ध मज़हब के भी देवी देवता हैं, तो उन सब की तस्वीरें लगी हुई थी। ठीक है, गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए अलहदा कॉलेज और जो अकामत गाहों का भी पता चलता है। यानी कि अगर हम बात करें जो दूसरे मज़हब के हैं या गैर मुल्की हैं, ठीक है, तो गैर मुल्की के लिए जो दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, यहाँ पे बताते हैं उनके लिए अलग कॉलेज थे, क्योंकि वो हमारी ज़बान नहीं समझ सकते हैं ना, और उनके लिए हॉस्टल्स भी अलग हुआ करते थे। इकामत गाह का मतलब क्या होता है? हॉस्टल। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान गहरा रिश्ता होता था। ठीक है, मुताले के लिए मौज़ूआत के इंतखाब में तुलबा को पूरी आज़ादी थी। यानी कि अब आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, उसका इंतखाब आप खुद से कर सकते थे। आपको पूरी छूट थी, है ना। इंतखाब करना यानी चुनना। ठीक है, वैसे तालीम का बुनियादी मौजू बुद्ध मज़हब का माहिरानी फ़लसफ़ी था। यानी कि कहते हैं कि वैसे तो आप अपनी पसंदीदा कोई भी टॉपिक को ले सकते थे, लेकिन मेन मौजू बुद्ध मज़हब ही था। ठीक है, तालीम से फ़ारिग़ होने के बाद जो तालिब इल्म थे उनको क्या कहते हैं, तामीर पत्री पर खुदी हुई सनद दी जाती थी, जिस पर यूनिवर्सिटी की मोहर भी होती थी। यानी कि तांबे के शीट के ऊपर उन्हें एक सनद दी जाती थी। सनद का मतलब सर्टिफिकेट, है ना। एक सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाता था जिसके ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी की मोहर भी लगी हुई हुआ करती थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। आप कहते हैं पटना से 90 किलोमीटर के फासले पर जुनूबी मशरक़ में नालंदा के खंडहर आज भी अपने शानदार माजी की दास्तान सुना रहे हैं। यानी कि अब आपको पता चला ये नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ, ये पटना से 90 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो आज भी अपने शानदार माजी की दास्तान सुना रही है कि भाई मेरा अतीत, मेरा पास्ट कितना खूबसूरत रहा है। ठीक है, कहते हैं महात्मा बुद्ध ने राजगीर की पहाड़ियों को अपनी इबादत और रियाजत का मरकज़ बनाया था। यानी जहाँ वो बैठ के अपनी इबादत करते थे, है ना। दुनिया भर के सयाह और अक़ीदतमंद आज भी यहाँ पुराने ज़माने के इस सबसे अहम इदारे के आसार देखने के लिए आते हैं। आसार का मतलब क्या होता है? निशानियाँ, उसके बचे हुए हिस्से, अवशेष। ठीक है, उनको देखने आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज इस चैप्टर से आप लोग ने भी कुछ नया और अच्छा सीखा होगा। मुझे भी ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। चलिए अब हम लोग मायने याद कीजिए पे आते हैं। मुमताज़ का मतलब होता है नुमाया, इम्तियाज़ी अहमियत रखने वाला, है ना। सयाह, सयाह किसे कहते हैं? टूरिस्ट, जो अलग अलग इलाकों का क्या करता हो? सफ़र करता हो, घूमता फिरता हो। तिब किसे कहते हैं? मेडिकल साइंस, अभी मैंने आपको बताया। अज़ीमुश्शान का मतलब था बड़ी शान वाला, यानी बड़ा शानदार, है ना। अकामत गाह यानी रहने की जगह, जिसे हम हॉस्टल कह सकते हैं।
फ़ारिग होना यानी कि तालीम मुकम्मल करने के बाद फ़ुर्सत पाना, ठीक है, यानी जब आपका काम पूरा हो जाए। इदारा किसे कहते हैं? तालीमी मरकज़ को कहा जाता है। आसार यानी निशानियाँ। इंतखाब करना, चुनना, तालिबे इल्म कहते हैं इल्म हासिल करने वाले को। तामीर पत्री, जिसे हमने बताया तांबे की तख्ती हुआ करती थी जिस पे सनद दी जाती थी, है ना। इसके बाद लिखते हैं रियाज़त। रियाज़त का मतलब भी यही होता है इबादत करना। अक़ीदतमंद कहते हैं जो किसी के ऊपर अक़ीदत रखे, जो किसी से एहतराम करे, किसी की मोहब्बत करे, उनको कहा जाता है। मुसव्विर किसे कहा जाता है? पेंटिंग करने वाले को, तस्वीर बनाने वाले को। कवायद कहते हैं ग्रामर को, अभी मैंने आपको बताया। फ़नून लतीफ़ा कहते हैं फ़ाइन आर्ट्स को। सदर दरवाज़े का मतलब होता है ख़ास दरवाज़ा, मेन गेट, ठीक है। अब बताते हैं, गौर कीजिए में फ़नून लतीफ़ा से मुराद है मुसव्विरी, मौसीकी, मुजस्सिमा साजी, रक़्स, शायरी के फ़नून से, ठीक है। फ़नून का मतलब क्या होता है? फ़न, ठीक है, इसके फ़न से इसका मुराद है। यानी देखिए अभी मैंने आपको सबका मतलब बता दिया। मुसव्विरी कहते हैं पेंटिंग करना, मौसीकी कहते हैं गाना बजाना, मुजस्सिमा साजी कहते हैं एक तरह से एक्टिंग वगैरह करना, रक़्स कहते हैं डांस करने को। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है शायरी। शायरी हम आप सब लोग जानते हैं। आगे लिखते हैं हमारे मुल्क ने इन फ़नून में बहुत शोहरत हासिल की है, यानी हमारे मुल्क में इन सब चीज़ों को बहुत शोहरत मिली हुई है। आगे देखिए सवाल जवाब आते हैं, तो सवाल जवाब हम लोग आंसर शीट पे ही लिख के देखेंगे ताकि आप लोग कर सकें। खाली जगह भी वहीं से देखेंगे। मुतज़ाद अल्फ़ाज़ है ना, हम माने अल्फ़ाज़ जो भी ये सब चीज़ें वहीं से देखेंगे। अगर हम बात करें अमली काम की, तो अमली काम में लिखा है अपने असातिज़ा से तश्कीला और विक्रमशिला के मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। तो अब ये काम तो आपको अपने टीचर्स के साथ बैठ के ही करना है ना, जिसमें वो आपको बताएंगे कि तक्षशिला और विक्रमशिला जो दो यूनिवर्सिटीज़ और जिनका जिक्र आया है वो कैसी थी और क्या थी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आंसर्स को देखते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी इसे देख सकें। चलिए तो जल्दी से हम लोग आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखेंगे आपको पहला सवाल दिया गया है, पुराने ज़माने की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम लिखिए। तो अभी हम लोग ने पढ़ा तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ठीक है, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ आपको दिया गया है, किन राजाओं ने नालंदा की तरक्की में ख़ास काम किया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन थे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, गुप्त ख़ानदान के कई राजाओं ने नालंदा यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए ख़जानों के मुँह खोल दिए थे, और विक्रमादित्य दोम जो थे उन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरियाँ वगैरह तामीर करवाई थी, ठीक है। और पाल राजाओं ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए तरक्की की थी। तो गर्ज़ के यहाँ पे 3 राजा हैं, जिसमें एक है गुप्त ख़ानदान, दूसरे हैं आपके विक्रमादित्य और तीसरे हैं पाल राजा, ठीक है। तो इन तीनों का आप नाम लिख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, नालंदा में तालीम हासिल करने वाले मशहूर चीनी सयाहों के नाम बताइए। तो देखिए आपने पढ़ा है ह्यूंग सॉन्ग और इत्संग, ये 2 नालंदा में तालीम हासिल करने वाले चीनी सयाह थे जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नालंदा में कितने तालिबे इल्म पढ़ते थे। तो कितने थे? 8500। और उस्तादों की तादाद कितनी थी? 1510, ठीक है। तो ये दोनों सवाल आपके हो गए। अब आ जाते हैं खाली जगहों पे। तो खाली जगह यहाँ आपको फिल की हुई मिली है, आप लोग जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 ख़ास मरकज़ थे। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई। महात्मा बुद्ध ने राजगीर की पहाड़ियों को अपनी इबादत और रियासत का मरकज़ बनाया था। खुदाई के दौरान किताबों की अलमारियाँ और पत्थर की चौकी भी मिली हैं। यहाँ के यहाँ के लिए तालीम के कितने 18 शोबे कायम थे, ठीक है। मुतज़ाद अल्फाज यानी उल्टे अल्फाज की बात करें तो देखिए यहाँ लिखा है, मशहूर का मतलब होता है गुमनाम, ठीक है। मशहूर मतलब फेमस है, गुमनाम मतलब जिसको कोई नहीं जानता, माजी मतलब पुराना, हाल मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। वैसे माजी का मुस्तकबिल होना चाहिए, यहाँ पे हाल लिखा हुआ है, माजी का मुस्तकबिल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है, ऊँचे का नीचा, मशरिक़ का मगरिब, पुराने का नया, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे लफ्ज़ बताइए जिनके माने सेम हो। आला का मतलब होता है बुलंद, लियाकत का मतलब होता है काबिलियत, इबादत मतलब खुदा की बंदगी, शोहरत का मतलब क्या होता है? नामवरी, मुल्क का मतलब होता है इलाका, ठीक है। मुल्क का मतलब देश भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। अमली काम जो है वो टीचर से संबंधित है, टीचर से रिलेटेड है, इसलिए उसे हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।